नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। तो आप सभी का स्वागत है। आज अपनी जो कहानी विकास यात्रा है उसका पार्ट 2 है, क्लास नंबर 53। सभी क्लासेस असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट हो, सेट हो, स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, केवीएस, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात कि गद्य साहित्य में आप लोगों का रुझान और अधिक बढ़ चुका है। काफ़ी साथी जो है अब लाइव आकर देखते हैं, फिक्स 9 बजे का इंतजार करते हैं। ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है इसलिए भी क्योंकि इससे क्या होता है कि एक दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ, हमें 9 बजे जाकर वो क्लास लाइव देखनी। उसका आनंद ही अलग होता है, जैसे कोई ऑफलाइन पढ़ रहे हो आप। और फिर आज जैसा कि टेलीग्राम पे शेयर किया, क्या था, साहित्य का सूर्य, हिंदी का सूर्य। तो आप लोगों के द्वारा जो प्रेम मिल रहा है, जो उपाधि मिल रही है, ये उपाधि क्या है, चलिए इसको हम एक पॉजिटिव लेते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन है ये। अब जब ये उपाधि अभ्यर्थियों द्वारा दी गई, वैसे भी हम पढ़ते हैं कि भारतेंदु को जो भारतेंदु की उपाधि है वो तत्कालीन समय के पत्रकारों और जनता के द्वारा दी गई थी। मैंने आपको बताया था कि ये किसके, जो शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, तो सितारे हिंद के, हालांकि वो गुरु ही थे भारतेंदु के, तो सितारे हिंद के अपोजिट में, मतलब उन्होंने इसको दे दी, चलो हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को देते हैं। तो पत्रकारों ने, तत्कालीन जनता ने जो है भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि दी थी। तो आप द्वारा इस जो एक अभ्यर्थियों द्वारा जो ये हिंदी का सूर्य मुझे कहा गया है, मैं तो वो नक्षत्र, छोटे से नक्षत्र के बराबर भी नहीं हूँ। मैं तो एक अच्छा सा प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ये अच्छी बात है। इतनी बड़ी उपाधि लायक तो मैं अभी तक शायद हुआ ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमने अभी हिंदी की 2 बूंद चखी है, पूरा सागर अभी बाकी पड़ा है। फिर भी ये सकारात्मक पुनर्बलन इस कदर काम कर रहा है। मैं आपको रियल बताऊं कि आज की क्लास को मैंने थोड़ा टाइम और दिया। मैंने कहा बच्चे इसको जब इतना अच्छा दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, तो कहीं ये क्लास ऐसा नहीं हो कि उपाधि देते ही मारवाड़ी में क्या करे कि गुरुजी पोमीज गया और पोमीज क्लास में कुछ मजा नहीं आया। आज की क्लास कल से बेहतर होगी और मेरी हर क्लास का ये प्रयास है कि हर आने वाली क्लास आज से बेहतर हो। इसी प्रयास में हम चलते हैं। आज पढ़ेंगे प्रेमचंद युग। आज हम जो है प्रेमचंद युग है उसकी कहानियां पढ़ेंगे। तो जब प्रेमचंद युग, जिसमें मतलब एक ऐसा युग था ये जब मुंशी प्रेमचंद नाम के एक कथा सम्राट, क्या है, एक कथा सम्राट। आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले मुस्लिम पात्रों पर लिखना स्टार्ट किया, दलितों पर लिखना स्टार्ट किया, किसानों पर, मजदूरों पर, समाज के हर वर्ग को इन्होंने उठा लिया। तो कथा सम्राट कहा किसने था इनको, आप जानते हैं, बंगाल के शरत चंद्र जो थे, उन्होंने इनको मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट कहकर पुकारा था। तो ये युग इनका युग है और इस युग में जो कहानियां लिखी गई वो न भूतो न भविष्यति के समान कहानियां लिखी गई, आप यूं मान सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है मुंशी प्रेमचंद के बारे में कि मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है, पहला संग्रह कौन सा है। सर हमने तो पंच परमेश्वर पढ़ी है, सर हमने तो सौत पढ़ी है, सर ये देखो मेरे पास किताब है, हमने तो बड़े घर की बेटी पढ़ी है, सर हमने तो संसार का अनमोल रत्न पढ़ी है। ये जो आपके माइंड में जो दुविधा रहती है, कंफ्यूजन रहता है, आज इस कंफ्यूजन का छुटकारा आपको मिल जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखो कि मुंशी प्रेमचंद का जो प्रथम कहानी संग्रह है, प्रथम कहानी संग्रह वो कौन सा है, वो है सोजे वतन। क्या है, सोजे वतन। सोजे वतन जो कुछ किताबों में 1907, कुछ किताबों में 1908 में लिखा हुआ है और ये जमाना पत्रिका में प्रकाश, कौन सी पत्रिका है, जमाना, इसमें ये सोजे वतन छपा था, है ना, प्रकाशित हुआ था कहानी संग्रह, प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन। अब हुआ क्या, इस सोजे वतन को जब्त कर लिया अंग्रेज सरकार। जब जब्त कर लिया तब एक इनके मित्र थे दया नारायण जी, मुंशी प्रेमचंद के मित्र थे दया नारायण जी, और इन्होंने कहा कि मुंशी प्रेमचंद, आप जानते हैं कि धनपत राय श्रीवास्तव नाम था इनका, मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव नाम था, है ना, और ये नवाब राय नाम से लिखते थे। तब इन्होंने, दया नारायण जी ने कहा कि अब तुम जो है
वो प्रेमचंद नाम से लिखो। किस नाम से लिखो? प्रेमचंद। तो इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद जो है वो दया नारायण जी के कहने पर रखा था। समझ गए बात? तो ये सोजे वतन इनका प्रथम कहानी संग्रह था। अब बात आती है कि प्रथम जो हिंदी का कहानी संग्रह, हिंदी कहानी संग्रह, तो सर ये हिंदी क्यों लिखा? बिल्कुल मैं बताता हूं, क्योंकि ये जो था उर्दू में था। किस में था? उर्दू में। अब प्रथम हिंदी कहानी संग्रह जो है वो उसका नाम है सप्त सरोज। क्या नाम है? सप्त सरोज। ये है प्रथम इनका हिंदी कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह में ध्यान रखना, पहला कहानी संग्रह पूछे तो सोजे वतन है जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त किया था। इसी कहानी संग्रह के बाद में इनका नाम प्रेमचंद, इन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना प्रारंभ किया। पहला हिंदी कहानी संग्रह है सप्त सरोज। तो एक तो ये दिक्कत खत्म होती है। अब बात आती है इनकी प्रथम कहानी की, कि इनकी जो है प्रथम कहानी कौन सी है? कौन सी है इनकी प्रथम कहानी? कौन सी है? तो इनकी पहली कहानी का नाम है संसार का अनमोल रत्न। क्या है? अनमोल रत्न। ठीक है। यह कहानी इनकी जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में? जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। इनकी पहली कहानी संसार का अनमोल रत्न। तो सर इनकी प्रेमचंद नाम से पहली कहानी कौन सी है? प्रेमचंद नाम से प्रथम कहानी कौन सी है? तो अब फिर दिक्कत होती है कि प्रेमचंद नाम से इनकी प्रथम कहानी जो है, कुछ कहते हैं बड़े घर की बेटी। ये इनकी प्रेमचंद नाम से प्रथम कहानी है। ये भी किस पत्रिका में छपी थी? जमाना पत्रिका में छपी थी। अभी तक मैंने आपको एक बहुत बढ़िया ट्विस्ट बताने वाला हूं, आप ध्यान से समझते जाएं, देखते जाएं। ठीक है। तो सर आप बड़े घर की बेटी पढ़ा रहे हो, हमने तो सर संसार का अनमोल रत्न पढ़ी है, तो सर अगर ये है तो फिर ये प्रथम कहानी, तो ये तो बात क्लियर हो गई, ये प्रेमचंद नाम से इनकी प्रथम कहानी है। लेकिन सर हमने तो दूसरी पढ़ी है। चलिए हम उसकी बात करते हैं। तो आपने पढ़ी होगी, ये कौन सी है? बड़े घर की बेटी। ठीक है। तो सर हमने तो पढ़ी है सौत, इनकी पहली कहानी पढ़ी है सौत, कि प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी सौत है। तो मैं आपको बता दूं, नगेंद्र के अनुसार इनकी जो पहली कहानी है वो कौन सी है? सौत है। जबकि गणपति चंद्र गुप्त इनके अनुसार इनकी पहली कहानी है पंच परमेश्वर। कौन सी कहानी है? पंच परमेश्वर। ठीक है। तो सर अब तो ये गड़बड़ हो रही है। अच्छा, प्रेमचंद नाम से प्रथम कहानी बड़े घर की बेटी, ध्यान से समझना। नगेंद्र कहता है प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी सौत, ध्यान से समझना। गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं इनकी प्रेमचंद नाम से पहली कहानी पंच परमेश्वर। तो सर हमने तो पढ़ा है इनकी प्रथम कहानी है वो है सर, हमने सर पढ़ा है कि इनकी प्रथम कहानी जो है वो तो सर हमने पढ़ा है ममता। सर हमने तो प्रथम कहानी ममता पढ़ा है। अब ये इतना झोलझाल जो है ये हम लोगों को क्या कर देता है? कंफ्यूज कर देता है। स्टूडेंट बेचारा क्या करता है? 2-4 किताब एक्स्ट्रा ले लेगा, उसको पढ़ेगा, 2 किताब एक बात कहेगी, 2 किताब एक बात कहेगी, और यूं करके झोलझाल हो जाता है। आज मैंने इसका वो कहता मारवाड़ी में कहता टंटा ही खत्म कर दिया। अब आप देखिए प्रथम कहानी कौन सी है? ममता। अब मैं आपको इसको समझाता हूं। एक बात दिमाग में रखो, ये जो जमाना पत्रिका है ये उर्दू की है। जमाना पत्रिका उर्दू में प्रकाशित होती थी। इसका मतलब जमाना में जो जो चीज छपी वो उर्दू में थी। यानी पहला कहानी संग्रह निश्चित रूप से सोजे वतन है, लेकिन ये जमाना में छपा था, इसका मतलब ये क्या है? उर्दू में था। ठीक है। पहली कहानी इनकी निश्चित रूप से संसार का अनमोल रत्न है, लेकिन जमाना में छपी थी, इसका मतलब ये किसमें थी? उर्दू में थी। इसका मतलब ये किसमें थी? उर्दू में थी। बात को समझना। फिर इन्होंने प्रेमचंद नाम से प्रथम कहानी लिखी, बड़े घर की बेटी। बिल्कुल यही प्रेमचंद नाम से लिखी गई पहली कहानी है, लेकिन किस पत्रिका में छपी? जमाना। इसका मतलब पहले ये उर्दू में छपी थी, बाद में हिंदी में रूपांतरित हुई थी।
बाद में हिंदी में रूपांतरित हुई थी। तो सर हमने नगेंद्र, हाँ नगेंद्र कहते हैं कि इनकी प्रथम कहानी जो है वो सौत है। क्या है? सौत है। गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं इनकी पहली कहानी कौन सी है? पंच परमेश्वर। जबकि इनकी सर्वमान्य रूप से हिंदी में जो प्रथम कहानी मानी जाती है वो मानी जाती है ममता। कौन सी मानी जाती है? ममता मानी जाती है, क्योंकि ये बड़े घर की बेटी जो आपको बताई ये तो 1910 में जमाना पत्रिका में छपी थी, तो ये तो बात ही खत्म हो जाती है ना। ये उर्दू में जो छपी है ना, ये तो 1910 में उर्दू में छपी थी, तो ये है ही नहीं। अब बात आती है कि कौन सी होगी। तो नगेंद्र कहता है सौत है, गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं पंच परमेश्वर, जबकि सर्वमान्य रूप से किसको माना जाता है? ममता को प्रथम कहानी माना जाता है। तो कुल मिला के सार कहां आ गया? यहां पर आ गया। और इनकी अंतिम कहानी ये लगभग सर्वमान्य रूप से जो है वो कफन को ही माना जाता है। कोई एक आध व्यक्ति है जो इनकी कुछ मतलब अलग सी कहानी बताता है, जिसके बारे में हम ज्यादा देखेंगे भी नहीं, क्योंकि कोई कमल किशोर नाम के व्यक्ति हैं जो कुछ और बताते हैं, लेकिन मतलब नहीं है। तो ये आपको समझ आ गया? क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहानी संग्रह वगैरह सारी चीज हो गई। तो बस इतना ही याद रखना है, बाकी आपको याद नहीं रखना है ना, बाकी आपको याद नहीं रखना है। अच्छा, जैसे ये पंच परमेश्वर है, बच्चन सिंह भी आपको बता दूं, बच्चन सिंह भी कहते हैं कि इनकी पहली कहानी जो है वो पंच परमेश्वर है। गणपति चंद्र गुप्त भी कहते हैं इनकी पहली कहानी कौन सी है? पंच परमेश्वर है। तो आप इस चीज को थोड़ी सी विशेष ध्यान रखना, ठीक है। और अब ये क्या होता है कि जो विद्वान जिस को लिखता है, मतलब रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी मानी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी मानी, नगेंद्र ने कौन सी मानी, अब हम लोगों ने क्या गाइड बनाई, गाइड तैयार की। तो जिसके नगेंद्र फेवरेट हैं वो नगेंद्र के नोट्स तैयार कर रहा है, तो वो नगेंद्र के अनुसार पहली कहानी लिख देगा, बोल देगा प्रेमचंद की पहली कहानी है, लेकिन वो पहली कहानी नगेंद्र के अनुसार है। आप सर्वमान्य रूप से जब बात करोगे तो इस तरह से कंक्लूजन निकल के आएगा। इस बात को आप दिमाग में रखो, ठीक है। और कथा सम्राट किसने कहा था वगैरह सारा बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब यहां आते हैं, देखिए पहली कहानी संसार का अनमोल रत्न 1907-8 में मानी जाती है, लेकिन अभी आपको क्या बताया कि संसार का अनमोल रत्न जमाना पत्रिका में छपी थी। किसमें छपी थी? जमाना पत्रिका में। और ये किसमें थी? उर्दू में थी। तो बात समझ में आ गई। प्रेमचंद नाम से रचित पहली कहानी ममता 1908 है, ठीक है। हिंदी में रचित प्रथम कहानी सौत मानते हैं, नगेंद्र मानते हैं। अंतिम कहानी कफन मानते हैं, नगेंद्र। प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर, प्रथम कहानी पंच परमेश्वर, ये मानते हैं गणपति चंद्रगुप्त और बच्चन सिंह। ये मैंने वहां पे क्लियर कर दिया सारे, क्योंकि मैं जानता हूं कि नोट्स में तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, क्योंकि नोट्स तो एक सारगर्भित होते हैं, संक्षिप्त होते हैं, लेकिन हमें यहां समझना है तो मैं आपको थोड़ा विस्तृत बताऊंगा। किताब जब आप पढ़ोगे तो किताब और विस्तृत लगेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है सर ये तो चीजें आप बता रहे हो जो है ही नहीं। एक देखो, एक क्लास फॉरवर्ड करके मत देखा करो, मेरे ये समस्या हो रही है। अब बोलो आपके क्या समस्या हो रही है? मैंने आपको जब इसकी 51वीं क्लास कराई गद्य विकास, तो उसके साथ में व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार और सरस्वती सम्मान तीनों की पीडीएफ तैयार करके हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है उन सब के अपलोड कर दी। फिर भी कमेंट आ रहे हैं सर आपने व्यास सम्मान की पुरस्कार की सूची नहीं दी, आपने वो पीडीएफ नहीं दी। पीडीएफ आप उसमें देखो तो सही, उसमें पीडीएफ डाली हुई है, आप पीडीएफ देखते नहीं हो। फिर तो पर्सनली सबको रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप इस चीज को समझे, फिर मैं इस पर ध्यान कब दूंगा, है ना। तो थोड़ा क्लास देखें, क्लास में सोचना मैंने दूसरा टेस्ट सीरीज, सर टेस्ट नहीं आ रहे। आप परचेज कर रहे हो, मान लिया टेस्ट सीरीज, आप बहुत स्टूडेंट जुड़ रहे हैं क्योंकि 1 जून से स्टार्ट होने वाली, तो टेस्ट 1 जून से स्टार्ट हो गए ना, अभी से क्यों कर रहे हो? टेस्ट नहीं दिखाई दे रहे, 1 जून से आपको दिखेगा, गारंटीज दिखेगा, ठीक है। तो पंच परमेश्वर प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन है, जबकि हिंदी में प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? सप्त सरोज है। कौन सा है? सप्त सरोज है, ठीक है। अब यहां पर इसके अलावा चलो एक बार पहले आगे पढ़ते हैं। अब प्रेमचंद की जब कहानियों का आप अध्ययन करोगे तो आप जानते हैं कि इन्होंने लगभग 300 प्लस कहानियां लिखी है। कितनी कहानियां लिखी है? 300 प्लस कहानियां लिखी है, 300 से ज्यादा कहानियां लिखी है। इसके अलावा इन्होंने 15 उपन्यास लिखे हैं, है ना, 3 नाटक लिखे हैं। तो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम प्रेमचंद की कहानियों को आप यूं मान लीजिए 3 भागों में बांटते हैं, आदर्शवादी, यथार्थवादी और आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानियां। ये बांटना इसलिए भी जरूरी हो जाता है
क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं निम्न में से प्रेमचंद की निम्न में से कौन सी आदर्शवादी कहानी नहीं है, या किस में यथार्थवादी, या कौन सी यथार्थवादी कहानी है, या किस कहानी में आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद दिखाई देता है। तो आपको मैंने तीनों अलग अलग करके बता दिए ताकि आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, है ना, ताकि आपको दिक्कत भी किसी प्रकार की नहीं आए। अब बात करते हैं कैसे। तो देखो, सबसे पहले ये स्टार्टिंग प्रारंभ से आप मान लीजिए, मतलब जब प्रेमचंद लिखना स्टार्ट करते हैं तब से लेकर 1915 तक, 1915 नहीं है ये, 1915 हाँ ठीक है, ये 1915 तक, मतलब 1915 तक जो कहानियां लिखी गई ना, तब तक इनकी कहानियों पर आदर्शवाद का प्रभाव था। फिर 1915 से लेकर 1930 तक जो लिखा गया उसमें प्रभाव किसका था, यथार्थवादी कहानियों का, मतलब उनकी कहानियों में यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई देता है। और फिर 1930 से लेकर 1936 तक जो कहानियां लिखी वो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद है, और आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का सबसे बेस्ट उदाहरण इस कफन कहानी को माना जाता है। ठीक है, कफन कहानी को माना जाता है। ये मैं वापस मिटा देता हूं। अब आप देखो, अब इनको आदर्शवादी कहानियां कौन कौन सी है, सौत, पंच परमेश्वर, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, दुर्गा का मंदिर, आत्माराम, बलिदान। तो सौत ने पंच परमेश्वर को सज्जनता के दंड के बदले, सज्जनता के दंड के बदले ईश्वरीय न्याय दिया, ईश्वरीय न्याय दिलाया, ईश्वरीय न्याय दिलाया। ठीक है, और उसने दुर्गा के मंदिर में जाकर, दुर्गा के मंदिर में जाकर आत्माराम का बलिदान कर दिया। ये एक ट्रिक से याद कर सकते हो आप। सौत ने आदर्शवादी, सौत जो सौतन थी ना वो बड़ी आदर्शवादी थी, इसको यूं भी याद कर लो ताकि पता रहे कौन सी ट्रिक किसकी है। आज सौतन जो थी हमेशा बुरी होती है सौतन, लेकिन सर आपको बड़ा अनुभव, और मेरा अनुभव कौन ही फिल्मा देखोड़ी है पुराण की बाम, ठीक है। तो आदर्शवादी सौतन, पंच परमेश्वर, आदर्शवादी सौतन ने पंच परमेश्वर को सज्जनता के दंड के बदले ईश्वरीय न्याय दिलाया, तब उसने दुर्गा के मंदिर में जाकर आत्माराम का क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। तो ये है आदर्शवादी कहानियां। तो मैं जहां तक समझता हूं शानदार तरीके से याद हो गई होगी, ट्रिक है ना। आगे देखिए यथार्थवादी कहानियां कैसी है। यथार्थवादी की ट्रिक और भी खतरनाक है। बूढ़ी काकी ने विचित्र होली खेली। बूढ़ी काकी ने, ये यथार्थ बता रहा हूं, एकदम वास्तविक देखी हुई घटना है, मैं तो खुद देख के आया था, आपने नहीं देखी, मैं तो देख के आया था। बूढ़ी काकी ने विचित्र होली खेली और उसके चक्कर में क्या कर लिया, अपना खुद का घर ही जला डाला, गृह दाह, अपना घर ही जला डाला। अब इस हार की जीत में, इस हार की जीत में परीक्षा नहीं, ये बैठी नहीं शायद। बूढ़ी काकी ने विचित्र होली खेली और अपना घर ही जला लिया। इसमें हार की जीत, बूढ़ी काकी ने विचित्र होली खेली जिसमें गृह दाह कर लिया, और गृह दाह करने से उसकी हार की जीत हुई, हार की जीत हुई, गृह दाह से हार की जीत हुई। परीक्षा में उसने अपनी आप बीती बताई। फिर वो परीक्षा में बैठी और परीक्षा में उसने आप बीती बताई और अपना उद्धार करने के लिए 1.25 सेर गेहूं शतरंज के खिलाड़ी के पास लेकर गई। परीक्षा में उसने आप बीती बताई और अपना उद्धार करवाने के लिए 1.25 सेर गेहूं शतरंज के खिलाड़ी के पास लेकर गई। वहां माता का हृदय जो था वो पिघल गया, माता का हृदय पिघल गया और उसका उद्धार हो गया। कजाकी ने जब ये देखा तो कजाकी ने कहा, सुजान भगत तू अभी के अभी इस्तीफा दे, और उसने अलगोजा को सुजान भगत से इस्तीफा मांगा। कजाकी ने सुजान भगत से इस्तीफा मांगा और अलगोजा के दिन पूस की रात को इस्तीफा दे दिया, या फिर यूं कहें कि सुजान भगत से इस्तीफा मांगा और अलगोजा ने पूस की रात को इस्तीफा दे दिया। पूस की रात को इस्तीफा, ये कहानी आपके लगती है सिलेबस में। अब आप सोचोगे सर ये इस तरह से ट्रिक नहीं बैठी, ट्रिक नहीं बैठती, लिंक होता है, ट्रिक नहीं होती, लिंक होता है। लिंक सेट हो जाए तो बेस्ट है। अब कैसे, बूढ़ी काकी ने विचित्र होली खेली, पीछे देखना ही नहीं है। बूढ़ी काकी ने विचित्र होली खेली और विचित्र होली खेलने के चक्कर में क्या किया, अपने घर को ही जला डाला, गृह दाह। अब घर जला लिया। अब हुई परीक्षा, तो परीक्षा में आप बीती सुनाने लगी कि अरे मैंने तो गलती से विचित्र होली खेलने के चक्कर में जो है गृह दाह कर लिया।
आप बीती बताने लगी, आप बीती में लिखा भाई कोई मेरा उद्धार करवा दो। तो उद्धार करवाने के चक्कर में सवा शेर गेहूं लेकर वो शतरंज के खिलाड़ी के पास गई। शतरंज के खिलाड़ी के पास गई तो फिर माता का हृदय पिघल गया कि हे माता का हृदय पिघल गया कि करो इसका उद्धार करो। अब उद्धार तो कर दिया, कजाकी को गुस्सा आ गया। कजाकी ने जाकर किसे कहा, सुजान भगत से कहा कि सुजान भगत अब भी कभी इस्तीफा दे। अलगोजा का दिन था, अलगोजा का दिन था और जाकर कहा कि अभी कभी इस्तीफा दे। तो उसने कहा अभी तो नहीं दूंगा, मैं तो पूस की रात को दूंगा, पूस की रात को दूंगा। बस ये है यथार्थवादी कहानियां। टेंशन लेके पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, आनंद से पढ़ोगे सब याद होंगे। आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानियां। तीसरी ट्रिक क्या है, आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानियां। आपको पता है ईदगाह के दिन होली का उपहार दिया जा रहा था। अरे यार ईदगाह है, मुस्लिमों का त्योहार है, तो उस दिन तो होली का त्योहार, होली का उपहार क्यों दे रहा है? ईदगाह के दिन होली का उपहार दिया जा रहा था तावान पर, तावान पर ईदगाह के दिन होली का उपहार दिया जा रहा था तावान पर। तब बेटों वाली विधवा को आ गया गुस्सा। बेटों वाली विधवा, 4 बेटे थे, चारों बेटों वाली विधवा को आ गया गुस्सा। वो नशे में क्या है, ठाकुर के कुएं पर चढ़ गई। वो नशे में ठाकुर के कुएं पर चढ़ गई। बड़े भाई साहब ने देखा, उसे कफन उड़ा दिया, बोला तो मरोड़ी है, इन्हें कोई मारे मत, या तो मरोड़ी है। अब हुआ क्या? आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानियां बताओ सर। आदर्शोन्मुखी कहानियां, आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानियां। ईदगाह के दिन होली के उपहार दिए जा रहे थे तावान पर। बूढ़ी काकी नशे में ठाकुर के कुएं पर चढ़ गई। बड़े भाई साहब ने कफन उड़ा दिया। अल्लो सा, इतनी सी तो बात है, लेकिन सर इनकी एक वो कहानी भी है, वो कहानी भी है। अरे 300 है, याद नहीं होगी ना, तो मुझे याद है ना आपको याद होगी। पेपर में लगभग इनमें से आ जाती है और मैं तो उसी को ध्यान। मेहनत कितनी लगती है, आपको छोटा सा उदाहरण लेता हूं। पिछले 20 सालों के नेट के पेपर लाए, अभी आगे जो विधाएं आएंगी आपके, संस्मरण है, रेखा चित्र है, आत्मकथा जीवनियां, पिछले 15 से 20 सालों के पेपर लाए। 20 सालों के पेपरों को देखते रहे, एक पेज संस्मरण, रेखा चित्र, और वहां उन प्रश्नों के उत्तर पहले लगाए, सबके उत्तर लगाए और देखा कि आज तक नेट में जितने भी संस्मरण पूछे गए सबकी लिस्ट बना ली, जितने रेखा चित्र पूछे गए लिस्ट बना ली। एक दिन में बनती है क्या? 5-5 दिन लग जाते हैं एक विधा में, और आपको पका पकाई खिचड़ी मिल रही है। क्या करना है? रिवीजन करना है, कीजिए रिवीजन। और दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि एक बार पहले और देखते हैं आदर्शवादी कहानियां। सौतन ने, एक आदर्शवादी सौतन, उसने पंच परमेश्वर को सज्जनता के दंड के बदले ईश्वरीय न्याय दिला दिया ईश्वरीय न्याय, और उसने दुर्गा के मंदिर में जाके आत्माराम का बलिदान कर दिया। ये तो है आदर्शवादी। बात करते हैं यथार्थवादी कहानियां। यथार्थवादी, बूढ़ी काकी ने एक विचित्र होली खेली और अपने घर को जला लिया। अब परीक्षा में आप बीती सुनाने लगी, उद्धार मांगने लगी, सवा सेर गेहूं लेकर शतरंज के खिलाड़ी के पास गई। मां का हृदय पिघल गया, माता का हृदय पिघल गया। तो फिर कजाकी ने सुजान भगत से कहा इस्तीफा दे, तो अलगोजा के दिन इस्तीफा दे। उसने कहा अलगोजा को नहीं दूंगा, मैं तो पूस की रात को दूंगा। बात आती है आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानियों की। तो आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानियों में कहते हैं ईदगाह के दिन होली के उपहार तावान पर दिए जा रहे थे। बूढ़ी काकी नशे में ठाकुर के कुएं पर चढ़ गई। बड़े भाई साहब ने कफन उड़ा दिया। ये लो एकदम कहानी A to Z कहानियां याद। कौन कहता है याद नहीं होती? सब याद होती, सब याद होती है। बात समझ गए? तो आप लोगों को अगर वास्तव में कहानी क्लास अच्छी लगती है, तो अगर आप कमेंट जो अच्छे करते हो, वास्तव में मैं कहता हूं कि वो ना, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम भी रोने को मजबूर हो जाए। लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम भी रोने को मजबूर हो जाए। हर शब्द में वो दर्द पैदा करो कि लोग पढ़ने को मजबूर हो जाए। तो तुम लोग अगर वास्तव में ऐसा लगता है आप सभी लोगों को कि क्लासेस अच्छी हो रही है, सर मेहनत कर रहे हैं, तो मैं इतनी सी गुरु दक्षिणा मांगता हूं कि इस क्लास को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि अभ्यर्थी जो है इस क्लास में आकर पढ़ने को मजबूर हो जाए। तब तो मैं मानूंगा कि आप वास्तव में मेरे क्लासेस को पसंद करते हैं। और लाइक्स, देखो आपके लाइक्स क्यों बोलते हैं कि लाइक करो, शेयर करो, इसलिए बोलते हैं जितनी क्लास लाइक होगी उतनी ज़्यादा जो है वायरल होगी, उतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी। आप नहीं करोगे, पढ़ के चले जाओगे, तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो ये एक मेहनत के साथ अन्याय होगा, और मुझे चाहिए ईश्वरीय न्याय, और ईश्वरीय न्याय आप दिलाओगे तो ही आपको याद होगा। बात समझ गए? चलो, ऐसा नहीं कि केवल प्रेमचंद की। चलिए मैं आगे आपको और बताता हूं। अभी तो मैं आपको 2-3 चीजें और बताऊंगा यहां पर। देखो, मुंशी प्रेमचंद की, अब जिनके पास नोट्स है उनको भी लिखना पड़ेगा।
मुंशी प्रेमचंद ने कहानियां भौतिक और ये इनको कथा सम्राट शरतचंद्र ने कहा है ना, तो ऐसे वैसे नहीं कहा है, बहुत सोच समझ के कहा है, आप जानते नहीं हैं। इस इंसान ने, मैं बहुत प्रभावित हूं इस इंसान से, मुंशी प्रेमचंद जी ने, भाई साहब आप मानोगे नहीं, जितनी भी आत्मकथात्मक शैली में कहानी लिख दी, पत्रात्मक शैली में कहानी लिख दी, डायरी शैली में कहानी लिख दी, संवाद शैली में कहानी लिख दी, यार गजब आदमी है। जैसे मैं आपको बताता हूं, इन्होंने डायरी शैली में कहानी लिखी, मैं यहां डायरी लिखूंगा, ठीक है ना, डायरी शैली में कहानी लिखी। वो कहानी कौन सी है? मोटे राम जी शास्त्री, मोटे राम जी शास्त्री। याद रखना भाई, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डायरी शैली में लिखी मुंशी प्रेमचंद ने कौन सी कहानी डायरी शैली में लिखी, तो मोटे राम जी शास्त्री। अगर आपसे पूछे इन्होंने पत्रात्मक शैली में कौन सी कहानी लिखी, तो आपने एक सुन रखा होगा, दो सखियां, दो सखियां, ये इन्होंने पत्रात्मक शैली में कहानी लिखी है। अगर आपके दिमाग में इस तरह आए कि इन्होंने आत्मकथात्मक शैली, कौन सी आत्मकथात्मक शैली में कौन सी कहानी लिखी, तो इन्होंने लिखी कुत्ते की कहानी। क्या लिखी? कुत्ते की कहानी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने, जैसे आपसे पूछे संवादात्मक शैली में कौन सी कहानी लिखी, तो इन्होंने लिखी थी जादू, और एक लिखी थी कानूनी कुमार, कानूनी कुमार। ये कहानियां देखो डायरी शैली में कौन सी है, पत्रात्मक शैली में कौन सी है, आत्मकथात्मक शैली में कौन सी है, संवादात्मक शैली में कौन सी है। तो बस 4-5 कहानियां याद कर लेना, बाई चांस अगर पूछ ले। मैं वो चीज सोचकर चल रहा हूं कि अगर एग्जामिनर किस हद तक प्रश्न पूछ सकता है, उस हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कहानियां रटवा दूं। मजाल है कि आपके प्रश्न गलत हो जाए। और देखो जिम्मेदारी क्या चीज होती है, जिम्मेदारी में कितना डर लगता है वो मैं आपको बता दूं। मुझे तो बहुत से मैसेज आ रहे हैं जो टेस्ट सीरीज परचेज कर रहे हैं, बोला सर इस बार हमने आपकी परचेज की है, एक क्लास देखकर कर ली सर, इस बार आखिरी आशा आप हो सर, मेरी आखिरी विश आप हो, आखिरी होप आप हो, इस प्रकार से सर सिर्फ आपसे ही उम्मीद है। तो मन में एक डर होता है कि अरे यार मुझे इनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है, तो इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी, क्योंकि भाई मैं नहीं जानता आपकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरूं। मैं इतना ही कहता हूं, मेहनत पर विश्वास रखना, नरेंद्र दान चारण से ज्यादा मेहनत पर विश्वास रखना। मैं अपनी मेहनत पर विश्वास कर रहा हूं, मैं आप पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूं कि मैं जो मेहनत करता हूं वो आज तक सफल हुई है, ईश्वर करे इस बार भी सफल हो जाए। चलिए, तो आप जानते हैं कि सेकंड नंबर जो कहानीकार आते हैं, जयशंकर प्रसाद का नाम सुना होगा। जयशंकर प्रसाद मूलतः छायावादी कवि है, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि कहानियों में व्यक्ति केंद्रित कहानियां, कौन सी व्यक्ति केंद्रित जो कहानियां हैं, कहानियों की शुरुआत इन्होंने की थी। व्यक्ति केंद्रित कहानियों की शुरुआत इन्होंने की थी। ये इनके कहानी संग्रह हैं। इनकी ट्रिक है छा प आ प्लस आ ई, तो क्या ट्रिक बन जाती है? छाप आई। इनकी कहानियों का ट्रिक है, प्लस ट्रिक के साथ क्या है, इनका ये क्रम भी यही है, छाप आ ई। आ में पहले आकाशदीप आएगी, फिर आंधी आएगी, ठीक है। तो छाप आई, ये इनके हैं कहानी संग्रह। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कि ये जो छाया है, ये छाया, ये इनका प्रथम कहानी संग्रह है। आपने सुना होगा, ये इनका प्रथम कहानी संग्रह है और ये 1912 में है। लेकिन आपको इससे भी बड़ी एक बात और बता देता हूं, ये हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। हिंदी का प्रथम जो है वो कहानी संग्रह, इस बात को भी ध्यान रखना। यानी न केवल ये जयशंकर प्रसाद का, बल्कि हिंदी का भी ये प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है। कौन सा? छाया, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी कहानियों की। तो इनकी कहानियों को याद करना चाहते हो एक ही लाइन में? चलो मैं एक ही लाइन में याद करवा देता हूं। देखो,
सालवती से, सालवती से मेरे साथ साथ पहले लिख लेना एक बार, ठीक है, फिर मैं बता दूं, समझा दूंगा। सालवती से पुरस्कार पाने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए एम एम एम, 3 एम ने व्रत भंग, जो व्रत कर रहे थे व्रत को भंग कर दिया, व्रत भंग कर गुंडे बन गए। ये तीनों एम जो थे व्रत भंग कर गुंडे बन गए और व्रत भंग कर गुंडे बन गए और छोटे जादूगर से मिले। किससे मिले? छोटे जादूगर से मिले, छोटे जादूगर से मिले, छोटे जादूगर से मिले। उसने इन्हें देवरथ देकर देवदासी के साथ उस पार के योगी से मिलने भेज दिया। योगी से मिलने भेजा, उस पार के योगी से मिलने भेजा। अब ये देखो, ये मैंने एक ट्रिक तैयार की। अब मुझे तो ये याद है, अब आपको भी याद हो जाएगी। क्या है? सालवती से, इनकी एक कहानी है सालवती। क्या कहानी है? ऊपर वाली मत देखना, ऊपर वाली सारी यहां आ जाएगी। सालवती से पुरस्कार पाने के लिए 3 एम। अब बात आती है 3 एम कौन से हैं? तो 3 एम कौन से हैं? तो पहले मैं यहां लिख देता हूं, इसकी ट्रिक जो है वो छाप आई, तो ये तो यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब आप देखना, तो 3 एम। सबसे पहले आप देखेंगे एम से मधुआ, ठीक है, दूसरे एम से ममता और तीसरे एम से मधुलिका। ये तीनों, ममता, मधुआ और मधुलिका, ये तीनों, ठीक है ना। तो इन तीनों ने अपना क्या कर लिया? व्रत भंग कर लिया। ये भी इनकी एक कहानी है। गुंडा भी इनकी एक कहानी है। छोटे जादूगर ने, आपने पढ़ी होगी, बहुत ही गजब कहानी है। छोटे जादूगर से मिले, उसने देवरथ भी इनकी एक कहानी है, देवदासी भी इनकी एक कहानी है। उस पार का योगी जब गुंडे बन जाते हैं तो उसके बाद समझदार थी, छोटा जादूगर समझदार था कि गुंडों को भेज दिया योगी के पास। और आप जानते हैं योगी के पास कोई भी गुंडा टिकता नहीं है, योगी नाम से गुंडा टिकता नहीं है। तो बस जैसे ही उस पार के योगी से मिलने भेजा तो बस परिवर्तन हो गया हृदय से, है ना। अब इसकी भी मैंने एक आगे ट्रिक बना रखी है, आपको बताऊं क्या? चलो मैं बताता हूं, यहां लिख देता हूं एक बार, ठीक है, बाद में मिटा दूंगा भाई। उस पार के योगी से मिलने भेजा, वहां उन्होंने देखा कि वहां घीसू नीरू चूड़ी वाली को, वहां घीसू नीरू चूड़ी वाली को, एक कहानी और जोड़ देता हूं अभी जस्ट। घीसू नीरू चूड़ी वाली को चंदा दिखाकर आग में फेंक रहा था। ये भी इनकी कहानियां हैं, आग में फेंक रहा था। तो उसमें देखो, घीसू, नीरू, चूड़ी वाली, चंदा, आग, ये इनकी कहानियां हैं, ये जयशंकर प्रसाद की है। तो अब यहां पे आप इसको समझें कि सालवती से पुरस्कार पाने के लिए मधुआ, ममता, मधुलिका जो है व्रत भंग करके गुंडे बन गए। फिर छोटे जादूगर से मिले तो उसने कहा कि काम करो, तुम मेरा देवरथ लेकर जाओ, देवदासी के साथ उस पार जाकर योगी से मिलो, योगी सब ठीक कर देगा। वहां उन्होंने देखा कि घीसू नीरू चूड़ी वाली को चंदा दिखाकर आग में फेंक रहा था। तो ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, इससे बेस्ट ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। तो इसमें मधुलिका लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? मधुलिका लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? मधुलिका नहीं लिखा हुआ है ना।
मधुलिका इनकी बहुत अच्छी कहानियों में से एक है भाई। आप नहीं लिखा हुआ तो आप लिख लेना, कोई बात नहीं है। मधुलिका, क्योंकि इस कहानी में लोक मंगल की भावना से युक्त, मतलब एक देशभक्ति भावना दिखाई गई है। मैं आपको बताऊं, देशभक्ति भावना दिखाई गई है। और जैसे इनकी 3 कहानियां मैं आपको बताता हूं। एक तो है मधुआ, एक है आकाशदीप, मधुआ, आकाशदीप, और एक है पुरस्कार। ये तीनों कहानियां ऐसी कहानियां हैं, मधुआ, आकाशदीप और पुरस्कार। कौन सी बोली मैंने? मधुआ, आकाशदीप और पुरस्कार। मधुआ MAP, माप, ठीक है, मधुआ, आकाशदीप और पुरस्कार। ये तीनों कहानियां इनकी ऐसी कहानियां, जयशंकर प्रसाद की। पुरस्कार पता है ना आपको, जिसमें जब कर्तव्य और प्रेम दोनों के बीच में तनातनी होती है कि एक तरफ कर्तव्य दिखाई देता है और दूसरी तरफ प्रेम दिखाई देता है, तो तीनों कहानियों में कौन सी में? माप, M यानी मधुआ, आकाशदीप और पुरस्कार। तो तीनों में जो नायक या नायिका, जो मुख्य पात्र होता है, वो कर्तव्य को जो है प्राथमिकता देता है, राष्ट्र हित को प्राथमिकता देता है और अपने प्रेम का बलिदान कर देता है ना। वैसे ही जो मधुलिका कहानी है, मधुलिका में लोक मंगल की भावना से युक्त देश हित और विश्व के कल्याण हेतु व्यक्ति जो प्रेम है, पर्सनल निजी प्रेम जो है, उसका बलिदान किया गया है। मधुलिका कहानी इनकी अच्छी कहानियों में से एक है, इसलिए इसे आप लोग याद रखना, है ना। सालवती भी अच्छी है इनकी। बाकी तो क्या बनाई, गुंडे बनके देवदासी के साथ उस पार के योगी से मिलने भेजा, वहां इन्हें गुलाम बना लिया। एक कहानियां याद आती रहती है। देखो आपको क्या होता है, एक छोटी सी ट्रिक याद कर लो ना, फिर आगे से आगे उनमें मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, पिछली बार वाले, पिछले जो बैच में ऑफलाइन स्टूडेंट थे, तो उनको एक बैच में मैं कोई ट्रिक बताता, दूसरे में ट्रिक चेंज हो जाती, तो वो यही बोलते सर आपकी ट्रिक ये लिखवाई थी पिछली बार। तो मेरी ट्रिक है ही नहीं, मेरे पास ट्रिक है ही नहीं। मैं तो इस तरह से, अभी जो आपने देखा ना, ये इस तरह से को ने इस तरह सेट माइंड में कर लिया, अगली बार बोलूंगा कुछ और बोल दूंगा। बस ये है कि आगे नई कहानी मिली तो उसको सेट करते चलो, बस ये तरीका है। समझ गए बात आप? तो अब जैसे मान लो सपोज दैट ये ट्रिक है, ये मेरी ट्रिक है, देखो मैं कैसे जोड़ता हूं। तो मैंने आपसे कहा कि मैंने एक ट्रिक आपको बताई है कि सालवती से पुरस्कार पाने के लिए मधुलिका, मधुआ और जो ममता, इन तीनों ने व्रत भंग कर गुंडे बन गए, और गुंडे बनने के बाद ये छोटे जादूगर से मिले। छोटे जादूगर ने इनको कहा कि भाई मेरा देवव्रत लेकर देवदासी के साथ तुम उस पार के योगी से मिलो। उस पार के योगी ने उन गुंडों को बना लिया गुलाम। तो ये हो गया, एक कहानी और जोड़ दी, गुलाम, ठीक है। उस पार उन्होंने जाके देखा कि जो घिसू है, वो नीरू चूड़ी वाली घिसू है, वो नीरू चूड़ी वाली को जो है वो चंदा दिखाकर आग में फेंक रहा था। ये बना ली। आप लोग मेरी इस कहानी पर कोई विराम चिन्ह मत लगाना। तो इसका मतलब एक कहानी और हो गई विराम चिन्ह, है ना। विराम चिन्ह, अगर आपने मेरी इस कहानी की ट्रिक पे कोई विराम चिन्ह लगाया, मैं आपको बंजारा बना दूंगा। अल्ले एक कहानी और ऐड कर दी, बंजारा। ये इस तरह से लिंक सेट किया जाता है, आनंद से याद करोगे, है ना। और जितना हो सके, कुछ जैसे बच्चे कमेंट करता नहीं सर इतनी अच्छी क्लासेस हम शेयर करेंगे तो है ना, इतनी अच्छी क्लासेस शेयर करेंगे तो आगे फिर सर कंपटीशन बढ़ जाएगा। पिछली बार मैंने जो सेकंड ग्रेड में बहुत बढ़िया टेस्ट चलाई थी 150 क्वेश्चन की, आपने देखा होगा, तो उसको देखकर भी कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि सर हम तो बताते नहीं है इतने अच्छे क्वेश्चन वगैरह। अरे एक बात तो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। आपके भाग्य को कोई नहीं छीन सकता। आप मेहनत कर रहे हो, आपको सिलेक्शन होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा, मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, उससे बेस्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। अब आपको पढ़ाने से मुझे कितनी याद हो रही है आप सोचिए, मेरे ये कितने काम की होगी। तो ये चीज़ होती है, बढ़ता है ज्ञान, ठीक है। तो बंजारा बना दूंगा विराम चिन्ह लगाया तो कुल मिला के ये जो है जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ हो गई। चलिए अब चलते हैं अपन, अब चलते हैं, चलिए ये रे पिंक ले लेते हैं कलर, ठीक है। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन नाम से जो प्रसिद्ध हैं, बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन, इनकी कहानियां हार की जीत। सर ये तो अभी हमने मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, है ना। अब देखो हम लोग क्या पढ़ते, तो थोड़ा सा पढ़ते, ध्यान से पढ़ते नहीं है, बाद में क्या करते, ये रो देखो, ये रही, है ना। और उधर ये पढ़ी हार की जीत, है ना। ये आप देखो,
अब सर अरे ये तो उसकी नहीं उसकी है, मैंने पढ़ा है। अरे पढ़ा है तो आप देखो, दो नहीं लिख सकते क्या? इसने भी। और आपको बता दूं, बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन की हार की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है ये। इनकी मुंशी प्रेमचंद की कहानी इतनी प्रसिद्ध नहीं है जितनी इनकी प्रसिद्ध है ना। इनकी है हार की जीत, दो मित्र, एथेंस का सत्यार्थी। क्या कहानी है? एथेंस का सत्यार्थी, है ना। अब जैसे इनकी दो कहानियां, हार की जीत को, हार और जीत दो मित्र हैं। हार की जीत को दो मित्र एथेंस के सत्यार्थी के पास लेकर गए और वहां उन्होंने कवि की स्त्री को प्रेम तरु पर बिठा दिया। कवि की स्त्री, अब इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि इनकी दो कहानियां और है, कवि की स्त्री और प्रेम तरु। क्या है? प्रेम तरु, है ना। और ये हार की जीत, एक बात और बता देता हूं आपको मैं, ये सुदर्शन भट्ट की पहली कहानी है, हार की जीत। समझ गए? अब आप बोलोगे सर आप ये कहानियां एक्स्ट्रा लिखाते जा रहे हो, आपके नोट्स में तो नहीं। मैंने क्या कहा? मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा लिखाऊंगा। नोट्स संक्षिप्त हैं, थोड़ा बहुत ऐड करो। इसका फायदा क्या होगा? एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में आपको जो लिखा हुआ है ना वो तो याद हो ही जाएगा। अगर मैं गद्य विधाओं में आपको 50% विधाएं याद करवा देता हूं ना, तो मैं अपनी जीत मानूंगा, क्योंकि ये ऐसी विधाएं चल रही है जो लोगों को याद नहीं होती। क्योंकि गाइड किताब खोलते ही डर जाते हैं, और इतनी कहानियां कैसे याद होगी, मैं तो पीछे वाला भूल जाऊंगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, तुम जैसे ही रात को सपने में नींद आ जाए ना और कुछ हार की जीत, तो बोल दो अरे वो तो प्रेमचंद की है, वो बूढ़ी काकीर, वो विचित्र होली खेली थी, हार की जीत हुई, ग्रहदा कर दिया, एक सुदर्शन भट्ट की है। आंखें बंद करके बता दोगे, ठीक है। तो हार की जीत, दो मित्र, एथेंस का सत्यार्थी, ठीक है, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, ये इनकी। इसके अलावा पांडे बच्चन शर्मा उग्र की ये 3 कहानियां प्रसिद्ध है। इंद्रधनुष, दोजख की आग, दोजख है ये, दोजख की आग और चिंगारियां। इंद्रधनुष, दोजख की आग, चिंगारियां। अब मैं आपको बता तो इनकी और भी बहुत कहानियां दूं, जैसे इनकी कहानियां हैं बलात्कार, इनकी कहानियां हैं चॉकलेट, इनकी कहानियां हैं निर्लज्जा, इनकी कहानियां हैं रेशमी, इनकी कहानियां हैं जब सारा आलम सोता है, इनकी कहानी है शैतान मंडली, है ना। अब मैंने इसकी भी ट्रिक बना रखी है कि शैतान मंडली ने एक बच्ची को चॉकलेट दिखाकर जो है बलात्कार किया। अब शैतान मंडली, चॉकलेट, बलात्कार जोड़ लिया। अब इससे क्या हुआ? हमें कहानियां याद होगी। इससे क्या हुआ? कहानियां। लेकिन उस बच्ची के हृदय में दोजख की आग जल रही थी। उसने एक दिन इंद्रधनुष को ही जला दिया, और उसमें से जो चिंगारियां निकलने लगी, वो सारी क्रांतिकारी चिंगारियां थी, क्रांतिकारियां कहानियां लिखने लगी। और जब सारा आलम सोता है तब उसने जो जाकर बदला लिया। अब इस तरह से बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करें अंत्याक्षरी। काय की अंत्याक्षरी? किस चीज की अंत्याक्षरी? बैठे बैठे ट्रिक्स बनाओ। आपको फेसबुक पर मेरा एक पेज बना हुआ है एनडीसी क्लासेस नाम से, उस पर चलो मैं आज, आप सब लोग देख रहे हो ना क्लास, मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगा। आप देखना कि आज से पूरे 5 साल पहले, कितने साल पहले? 5 साल, जब मैं तैयारी कर, तब मैं किस प्रकार व्हाट्सएप पर बैठा बैठा जो है ट्रिक्स बनाया करता था इन निबंधों की, नाटकों की। और वो ट्रिक्स मैंने तब शेयर भी की थी फेसबुक वगैरह पे। लेकिन वो बात है ना कि हम लोग जो है पद को, डिग्री को, कुर्सी को सलाम करते हैं, मेहनत को सलाम हम कम लोग करते हैं। इसलिए उन ट्रिक्स का किसी ने महत्व नहीं समझा। आज इन ट्रिक्स का महत्व समझा जा रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि आज बहुत जनों तक पहुंच गया। सेम चीज़ है, मैं वो ट्रिक्स आपको शेयर करूंगा, आप उनको देखना कि 2018 में जब मैं तैयारी 16-17 में जब तैयारी करा था, उससे भी पुरानी बात है, तब मैंने किस प्रकार की ट्रिक्स बनाई थी और कितनी ज़बरदस्त बनाई हुई है, ये भी आप नोटिस करना। याद वहाँ मत करना, मैं यहाँ नहीं बता दूंगा, आप टेंशन मत लेना, लेकिन आज मैं शेयर जरूर करूंगा आप लोगों से। चलिए, तो पांडे बच्चन शर्मा उग्र की इंद्रधनुष, देखो अब आपको है ना याद हो गई। अब कैसे याद हुई? मैंने आपको पूछा बलात्कार कहानी किसकी है, आपने क्या बोला? सर पांडे बच्चन शर्मा। चॉकलेट किसकी है? शैतान मंडली किसकी है? क्रांतिकारी कहानियां किसकी है? दोजख की आग किसकी है? इंद्रधनुष किसकी है? चिंगारियां किसकी है ना। शैतान मंडली किसकी है? और जो सारा आलम सोता है, जब सारा आलम सोता है किसकी है? निर्लज्जा, कोई निर्लज ही होगा, शैतान मंडली हमेशा निर्लज होती है। निर्लज्जा, रेशमी, ये सारी इन्हीं की है। याद होती है क्या सारी? नहीं होती है। सर आप याद करवा तो जा रहे हो और कह रहे हो याद नहीं होती, और हमें तो याद हो रही है। मैं कह रहा हूं, वो एक फिल्म देखी थी, उसमें गाना था,
है ना, लेकिन वो गाना मैं आपको नहीं बताऊंगा। कहानियाँ याद होती है, याद करवाने वाला चाहिए, ठीक है, कहानियाँ याद होती हैं, याद करवाने वाला चाहिए। चलिए, चतुर्सेन शास्त्री, देखो ट्रिक्स कैसी कैसी बन जाती है, देखना। चतुर्सेन शास्त्री की गृह लक्ष्मी, ये इनकी पहली कहानी, तो इसलिए मैंने पहली लिख दिया। चतुर्सेन शास्त्री की गृह लक्ष्मी का नाम था पन्नाधाय। क्या नाम था? चतुर्सेन शास्त्री के गृह लक्ष्मी का नाम था पन्नाधाय। उन्होंने एक दिन हल्दी घाटी के मैदान में, उन्होंने क्या कर दिया, हल्दी घाटी के मैदान में, हल्दी घाटी के मैदान में, हल्दी घाटी के मैदान में धरती आसमान एक कर दिया। एक कहानी और बता दी है मैंने आपको, धरती आसमान एक कर दिया और रूठ कर बैठ गई। क्या हो गई? रूठ कर बैठ गई, रूठी रानी रूठ कर बैठ गई। चतुर्सेन शास्त्री की पत्नी का नाम गृह लक्ष्मी, चतुर्सेन शास्त्री गृह लक्ष्मी पन्नाधाय ने हल्दी घाटी के मैदान में धरती आसमान एक करके रूठ कर बैठ गई और वो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई और रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अब बेचारे जो चतुर्सेन शास्त्री है, न बाहर जा सकते हैं, न भीतर जा सकते हैं, न बाहर जा सकते हैं, न भीतर जा सकते हैं, न बाहर जा सकते हैं, न भीतर जा सकते हैं। और इनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी का नाम बताता हूं, दुखवा मैं कासो कहूं रे सजनी। फिर इनकी एक कहानी है, सबसे प्रसिद्ध कहानी है, और वो कहानी है दुखवा मैं कासो कहूं सजनी, कासो कहूं सजनी। अब बताओ, ये सजनी जो है, ये सजनी, इस सजनी का नाम है गृह लक्ष्मी, सॉरी, ये सजनी जो है ये है चतुर्सेन शास्त्री की गृह लक्ष्मी, इसका नाम है पन्नाधाय। हल्दी घाटी के मैदान में, इधर तो युद्ध हो रहा है और इधर जो है हल्दी घाटी के मैदान में धरती आसमान एक कर दिया, रूठ कर बैठ गई और बोल दिया कि आज से मेरा नाम पन्नाधाय नहीं अम्बपालिका है। मेरा नाम क्या है? अम्बपालिका है। अब चतुर्सेन शास्त्री माथो पकड़ लियो और बोलियो, ना बाहर जा सकता हूं मैदान से, ना भीतर जा सकता हूं। अब मैं दुख किससे कहूं, दुख वा मैं कासो कहूं सजनी। और होगा क्यों नहीं होगा? मैं कहता हूं क्यों नहीं होगा। चतुर्सेन शास्त्री जी, ज्यादा चतुराई काम की नहीं होती। अरे चतुर्सेन शास्त्री जी, आप चतुर्सेन शास्त्री जी, आप जो हैं वो, यार जगह ही नहीं बची आज तो, हालत ये हो गई। चलो बोल देता हूं, चतुर्सेन शास्त्री जी, आप स्त्रियों के ओज को नहीं जानते हो। वो जब तक शांत है तब तक ही ठीक है, आप स्त्रियों के ओज को नहीं जानते। इनकी एक कहानी है स्त्रियों का ओज, इनकी एक कहानी है स्त्रियों का ओज। चतुर्सेन शास्त्री जी, ज्यादा चतुराई स्त्रियों के सामने चलती नहीं है। स्त्रियां, दुनिया के पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, स्त्रियों के पास 6 होती है, तो ज्यादा चतुराई स्त्रियों के सामने नहीं चलती है। स्त्रियों का ओज आप जानते नहीं हो, फिर ये दुखवा कासो कहोगे, किसी से नहीं कहना, कोई सुनेगा भी नहीं, है ना, कोई सुनेगा भी नहीं। और दोस्तों, इसी के साथ चतुर्सेन शास्त्री की कहानी खत्म हो गई। और रे वाह सर, ईमानदारी से बता दो, तुम्हारा दिल नहीं कह रहा है क्या कि आज की क्लास लाइक नहीं, शेयर नहीं, जबरदस्त होनी चाहिए? मतलब बिना देखे तुम लोग बोल सकते हो, पीछे देखना ही मत। चतुर्सेन शास्त्री क्या है? चतुर्सेन, ज्यादा तो चतुर होते हैं, क्या करते हैं? चतुर्सेन शास्त्री की गृह लक्ष्मी पन्नाधाय हल्दी घाटी के मैदान में धरती और आसमान को एक करके रूठ गई, रूठी रानी नाम से प्रसिद्ध हुई। बोला मेरा नाम अम्बपालिका है। चतुर्सेन शास्त्री बेचारे न तो मैदान से बाहर जा पाए, न भीतर जा पाए, और बोलते रहे, दुखवा मैं कासो कहो रे सजनी। अरे चतुर्सेन शास्त्री, स्त्रियों के ओज को आप नहीं जानते हो क्या? इसी के साथ कहानी खत्म हो गई। ये भी इनकी कहानी का शीर्षक है, कहानी खत्म हो गई। मैं कहता हूं, पूछो, तुम पूछो, नेट का एग्जाम, सेट का एग्जाम लोग 1 बार देते हैं, 2 बार देते हैं, 3 बार देते हैं, कईयों की क्लियर नहीं होती। रीजन? सर पढ़ता तो हूं, सर पढ़ता तो हूं, पढ़ता नहीं है। पहली बार में जेआरएफ निकालने वाले बहुत से स्टूडेंट बैठे हैं, 10-10 बार रेगुलर जेआरएफ निकालने वाले बहुत से मित्र बैठे। समझ गए होंगे आप, पढ़ने का तरीका अलग। युद्ध रणनीति से जीता जाता है, ज्यादा संख्या बल से नहीं। ज्यादा याद करने, ज्यादा घंटे पढ़ने से नहीं जीतोगे। कम पढ़ो, तगड़ा पढ़ो। पढ़ेंगे अपन 4 दिन में कहानी विदा पढ़ेंगे, लेकिन 5वें दिन कहानी विदा उंगलियों पे होगी।
हम एक दिन में कहानी बिता, आज कहानी की रीडिंग मार लेता हूं, कल उपन्यास की, परसों फलाने की, परसों ना, गलत तरीका है इस तरीके से। तो चतुर्सेन शास्त्री गृह लक्ष्मी पन्नाधाय, ये रट गए, अब तो कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है। निराला लक की भी है, लीली चतुरी चमार, है ना, लीली है एक सखी भी होगी इनकी, चतुरी चमार, कोई खास बात नहीं है, लीली और चतुरी चमार आप विशेष रूप से नहीं है, आप देख लें, है ना। सियाराम शरण गुप्त की झूठा सच बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। और ये पंत जी हैं पान वाला, कहते हैं इनकी एकमात्र कहानी है पान वाला, लेकिन ये गलत बात है ना। पान वाला जो इनकी एकमात्र कहानी नहीं है, बल्कि इनकी कहानियां थी 5। कितनी कहानियां थी? 5, है ना। क्यों? इसका कारण बताता हूं, देखो इसका कारण बताता हूं। एक पान वाला था जिसका नाम था बन्नू। पान वाला बन्नू, मैंने क्या देखा, मैं ये झूठ बोल रहे हैं कि पंत की एक ही कहानी है पान वाला। मैं बताऊं, एक दिन मैं जा रहा था, मैंने देखा कि जो पान वाला बन्नू है वो दंपत्ति के साथ उस बार में बैठा अवगुंठन कर रहा था। अब मुझे पता है कि पंत के बारे में अपने को कोई कहानी नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने 5 कहानियां देखी, देखते ही मैंने दिमाग में ये रख लिया। क्या रख लिया? पान वाला बन्नू दंपत्ति के साथ बैठा उस पार अवगुंठन कर रहा था। बस ये लो साहब, और जरूर नहीं। इसकी है राहुल साकत्या, इनकी है 7वीं के बच्चे, है ना, 7वीं के बच्चे। और एक है वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा तक, ये भी शायद इनकी कहानी होनी चाहिए, बाकी प्रसिद्धि लगती है मुझे तो ये। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कहानी है पापी पेट। क्या है? पापी पेट। सुभद्रा कुमारी चौहान की है पापी पेट। एक ही कहानी है, याद रख लोगे तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, नहीं याद रखोगे तो उससे भी बढ़िया रहेगा कि झंझट ही नहीं है, टेंशन ही नहीं लेनी। सुभद्रा कुमारी चौहान की है पापी पेट, याद रख लोगे जहां तक समझ, है ना। पापी पेट भी है, बिखरे मोती भी याद रख लेना, बस ज्यादा नहीं, इसमें भी नहीं याद रखना, कहानियां यहीं तक होगी। ये झूठा सच इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 7वीं के बच्चे ठीक है, बाकी जो प्रेमचंद युग की कहानियां हैं वो इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो याद हो गई? चलिए, कल आते ही पहले पूछूंगा। आज की क्लास यहीं संपन्न होती है। उम्मीद करता हूं क्लास में हाथों हाथ याद हो गया होगा। तुरंत दान महाकल्याण, ठीक है, हाथों हाथ याद हो गई होगी। और मेरा यही कहना है कि 1 जून से जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जब आएगी उसके लिए भी एक टेस्ट सीरीज थोड़ी तैयार हो रही है, उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, वो थोड़ा बड़ा मैटर है, लेकिन फिर भी आप जो भी व्यक्ति जो 1100 वाली टेस्ट सीरीज ले रहा है उनको फ़ायदा मिलेगा। आप देखें जो टेस्ट सीरीज के 3-4 तरह की हैं, उन टेस्ट सीरीज में बढ़िया टेस्ट सीरीज है संपूर्ण पाठ्यक्रम वाली, वही टेस्ट सीरीज परचेज करें। आपको 1.5-2 साल तक कहीं पर भी किसी भी टेस्ट सीरीज को परचेज करने की, कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पूरा कोर्स ही निःशुल्क करवाने जा रहा हूँ। मैं पूरा कोर्स निःशुल्क करवा रहा हूँ, निश्चिंत रहें। और कल कमेंट देखा था, गोपाल मेघवाल नाम है, कल ही उन्होंने टेस्ट सीरीज का कोर्स लिया है, तो बोला सर पूरा तो करवाओगे ना। अरे अभी तक आप लोग मुझसे आत्मीय रूप से जुड़े नहीं हो, कई बच्चे अभी तक आत्मीय रूप से नहीं जुड़े हैं। याद रखें कि बेरोजगारी के दंश को झेला हुआ है, और ये जानते हैं कि 1 नंबर से आधे नंबर से रहने का दुख भी क्या होता है, वो भी जानते हैं। लगातार 7-7, 8-8 वैकेंसी में जो है बेल्ट सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, पुलिस की, SI फाइनल मेरिट में जाकर चूक जाना, वो भी दुख झेला हुआ है। न जाने कितने कंपटीशन झेले हुए हैं, और असफलता को बार बार देखते देखते सफल हुए। तो इसलिए आप लोगों की पीड़ाओं को समझता हूं, और मैं अपनी ओर से मेहनत कर रहा हूं, और मेरी मेहनत जो है वो आपको इस पेज से समझ आ गई होगी कि मेहनत है। आप निश्चिंत रहें, आप तो पढ़ने पे ध्यान दें, ठीक है ना, आप तो पढ़ने पे ध्यान दें। बाकी मैं मेरी ओर से बेस्ट प्रयास करूंगा, और आप अपनी ओर से बेस्ट प्रयास करना, है ना। जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और हमारी मेहनत, तो सफलता सुनिश्चित मिलेगी, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो मुझे भी नहीं पता क्लास कितने टाइम की होगी, लेकिन क्लास को लाइक करके जाना। और आज अगर वास्तव में आप चाहते हो तो इस क्लास को इतना शेयर करना है, हर सोशल मीडिया ऐप पर शेयर करना है जितना हो सके। बस पता लग जाएगा मुझे शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं, ग्रुप्स में डालें, जितना कुछ कर सकते हो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, शुभ रात्रि।